मित्रों नमो नमः। आज हम संस्कृत व्याकरण खंड के अंतर्गत समास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। इसके पूर्व हमने अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ चुके हैं या इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। समास यहाँ पे कर्मधारय समास वह समास है जिसमें विशेषण और विशेष्य पद होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। साथ ही साथ उपमान या उपमेय पद भी मिलेगा, उसको भी हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो समाज में दो पद अनिवार्य है। मैं जब भी समास बताता हूँ तो ये वाक्य हमेशा ही बताता हूँ कि समास में कम से कम दो पद का होना अनिवार्य है, तभी वो समास कहलाता है। एक तो है पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। तो चलिए साथियों, अब देखते हैं हम कर्मधारय समास बनाने के कुछ ट्रिक्स है या नियम है या तरीका, जिसके माध्यम से आप अच्छे से अच्छे अंक स्कोरिंग कर सकते हैं कोई भी एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। बिंदु वाइज है इसका तरीका, ट्रिक्स लिखा हूँ। जो पहला है, पूर्व पद विशेषण उपमेय होगा एवं उत्तर पद विशेष या उपमान होता है। ये पहली बात है। यहाँ पे आपको पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में आपको विशेषण, विशेष या उपमेय, उपमान ऐसे पद मिलेंगे। दूसरा बिंदु है, विशेषण विशेष की स्थिति में विग्रह करते समय पदों के मध्य च स या तत् लगाया जाता है। जब आपका पद जो मिला रहेगा, पद में विशेषण और विशेष्य होगा, तब की स्थिति में विग्रह करते समय च स और तत् का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है, अगला बिंदु, उपमेय उपमान हो तो विग्रह करते समय इव या एव लगाया जाता है। ऐसे पद मिलेगा जहाँ पर हमको उपमेय और उपमान होगा तो क्या लगाएंगे, इव या एव का उपयोग किया जाता है या लगाया जाता है। अगला बिंदु है, उत्तर पद जिस वचन लिंग विभक्ति में होगा उसी वचन लिंग एवं विभक्ति में पूर्व पद को लिखा जाता है। ये कर्मधारय बनाने के इस बिंदु को महत्वपूर्ण है। ये वाला बिंदु जो चौथा बिंदु, इसमें कह रहा है जो हमारा उत्तर पद होगा उस उत्तर पद को पहचानना है कि वह कौन सा लिंग में है, कौन सी विभक्ति में है, कौन सा वचन में है। उसी के अनुसार पूर्व पद को लिखा जाता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं पूरे बिंदु वाइज। पहला उदाहरण हमारे पास है, सुंदर पुस्तकम। ये हमारा एग्जाम्पल है, सुंदर पुस्तकम। इसको हम, ये है हमारा समासिक पद या समस्त पद। अब इसको हम विग्रह करते हैं, तो विग्रह करते समय हमको क्या करना है, उत्तर पद है, उस उत्तर पद को देखेंगे कि वह कौन से लिंग में है, कौन सा वचन में है, कौन से विभक्ति में है। तो इस पुस्तक शब्द को देखने से समझ में आ रहा है कि यह नपुंसक लिंग है, इसका कोई लिंग नहीं है, इसलिए नपुंसक लिंग। और यह प्रथमा विभक्ति एक वचन प्रयुक्त हुआ है पुस्तक शब्द में, पुस्तकम बना है। तो हम ये पूर्व पद है उसको इसके अनुसार बदल देंगे। तो ये जो एक वचन है, एक वचन प्रथम विभक्ति, इसलिए इसको भी प्रथम विभक्ति एक वचन। तो हम प्रथम विभक्ति एक वचन में सुंदर को बदल देंगे, तो हो जाएगा सुंदर, सुंदरम हो जाएगा। सुंदर का प्रथम विभक्ति एक वचन हो जाएगा सुंदरम, और पुस्तकम का हो जाएगा पुस्तकम। तो ये हमारा समास विग्रह हो गया, सुंदरम पुस्तकम, सुंदर पुस्तकम का। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं इसी से रिलेटेड आओ। पीताम्बरम, इसमें भी दो शब्द है, एक पीत और दूसरा है अम्बरम। इसमें देखेंगे जो अम्बरम है वो उत्तर पद है। उत्तर पद को हमको पहले फोकस करना है, उत्तर पद को पहचानना है कि वह कौन से लिंग में है, कौन सी विभक्ति में है, कौन से वचन में है। तो इसको देखने पर भी हमें पता चल रहा है जो अम्बरम है वो नपुंसक लिंग है, यहाँ पर प्रथम विभक्ति एक वचन का ही प्रयुक्त हुआ है। तो हम पीत जो पूर्व पद है, पीत को भी हम प्रथम विभक्ति एक वचन में बदल देंगे। तो हमारा विग्रह हो जाएगा पीतम।
पीताम्बरम, ये हमारा समास विग्रह हो जाएगा पीताम्बरम। उसी प्रकार हमारा नियम दो कह रहा था विशेषण विशेष की स्थिति में विग्रह करते समय पदों के मध्य च स लगाएगा। ऐसा पद मिलेगा जहाँ पर विशेषण और विशेष्य होगा। उदाहरण देखते हैं इसका। महाकवि है, यह हमारा पद है, समासिक पद। तो इसमें देखेंगे दो शब्द है, यहाँ पर भी दो पद है, एक है कवि और दूसरा है महा। ये जो कवि है वो उत्तर पद में है, ये पूर्व पद में है, तो हमको उत्तर पद और पूर्व पद का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखें विशेषण और विशेष्य, क्योंकि कवि महा इसकी विशेषता बता रहा है। जो महा जो शब्द है कवि की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए जो महा शब्द है वो विशेषण है। जो विशेषता बताता है उसे विशेषण, किसकी विशेषता बता रहा है, कवि की, तो यह विशेष्य होगा। तो इसका विग्रह करते समय क्या लगाना है हमको, इसमें नियम में कह रहा है च स या तत् लगाया जाता है। तो हम विग्रह करते समय महा जो पद है वो महान शब्द से बना है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, महान लिखेंगे। महान चा सौ कवि है, इसका इस तरह विग्रह हो जाएगा, महान चा सौ कवि है। इसी का एक और एग्जाम्पल समझते हैं। महादेव महादेव, तो यहाँ पर भी देखेंगे उत्तर पद देव और हमारा पूर्व पद है महा। जो यहाँ पर भी वही है, सेम महा जैसे था ऊपर में, महा जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है देव की, कि देव क्या है, महान है। तो इसका भी विग्रह वैसे ही हो जाएगा। तो इसका विग्रह हो जाएगा महान चा सौ देवा, महान चा सौ देवा। सेम वैसे ही उदाहरण है जैसे कि महाकवि का है वैसे ही। फिर हमारा अगला नियम कह रहा था उपमेय उपमान हो तो विग्रह करते समय इव या एव लगाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पुरुष व्याघ्र। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है उपमेय और उपमान का प्रयुक्त हुआ है। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, और उपमान जिसकी तुलना की जाए, जिससे है इसमें जिसका तुलना की जाए। किसका तुलना कर रहा है, यहाँ पे पुरुष का तुलना कर रहा है, किससे, जिससे। उपमान व्याघ्र से। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है, पुरुष का तुलना कर रहा है व्याघ्र से। तो इनका विग्रह हो जाएगा। विग्रह करते समय पदों के मध्य क्या लगाएंगे, इव या एव। ये दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं, इस वाक्य को, इस पद को। तो इसका पहले दोनों तरीके से बना देते हैं अपन यहाँ पर। तो इसका हो जाएगा पुरुषः व्याघ्रः, पुरुषः व्याघ्रः इव। ये पहला तरीके से बन सकता है। ये दूसरा इसका बन सकता है, इसमें कह रहे हैं पुरुष व्याघ्र के समान या पुरुष व्याघ्र हैं। इसका दूसरा बन सकता है, इसका दूसरा बनेंगे इसका पुरुषः एव व्याघ्रः। इसका हिंदी हुआ पुरुष ही व्याघ्र है। अब इसका और में अगला उदाहरण देखते हैं। एक और उदाहरण, मुखम कमलम, मुख कमलम, सॉरी, ये कर देते हैं मुख कमलम। तो यहाँ पर भी देखेंगे उपमेय और उपमान का प्रयुक्त हुआ है, या उपमेय उपमान पद है। जो मुख है वो है उपमेय और जो कमलम है वो है उपमान। मुख की क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है, किसके साथ, कमल के साथ। तो ये हो गया
मुखम कमलम। तो इसका विग्रह भी हम दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे उसका बनाया है वैसे ही इसका भी बना सकते हैं। तो इनके बीच भी यू या एव लगाएंगे। तो इनका भी दो तरीके से होगा। तो पहला बन जाएगा मुखम एव कमलम। इसमें होगा मुख ही कमल है। दूसरा हो जाएगा इसका मुखम कमलम ईयू। क्या हो गया? मुख कमल है या कमल के समान है। तो इस तरह हम कर्मधारय समास को समझ सकते हैं। तो कर्मधारय समास समझने के लिए हमको मुख्य जो हमने नियम बनाए हैं या ट्रिक्स बनाए हैं उसका ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें दिया है, पहला ट्रिक्स दिया है या नियम क्या कह रहा है, विशेषण या विशेष पद होगा या उपमेय उपमेय पद होगा। दूसरा कह रहा है जब विशेषण विशेष या होगा तो हमको 400 या तत् लगाएंगे। तीसरा कह रहा है जब उपमेय या उपमान होगा तो इव या एव लगाया जाता है। और लास्ट नियम कहता है कि उत्तर पर जिस वचन जिस पुरुष में होगा उसी वचन उसी पुरुष में पूर्व पद को लिखा जाता है। ये जो पांचवा वाला चौथा वाला जो नियम है वह साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस के लिए उपयोग किया जाता है इस नियम को। बाकी इस नियम को आप याद कर ले या अच्छे से रट ले, जिसके आधार पर आप समास विग्रह अच्छे से कर पाएंगे। तो आशा है यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।